जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिस्टोलॉजी यानी बर्कोविट्ज़ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 जो है ओरल कैविटी, ये आपका OSP के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मैंने कोई ख़ास MCQ नहीं देखे पास पेपर से भी, लेकिन फिर भी एज अ सेफ साइड अगर आपको पढ़ना होगा तो आप जो है इसको एक टीट देकर चले जाएगा, वरना हाँ एक हमारी OSP में आई थी ये वाली डायग्राम। ये हमारी OSP में आई थी, मतलब फाइनल पेपर में नहीं लेकिन मॉक एग्ज़ाम में हमारी ये वाली OSP आई थी, जो हमारे शुरू में मॉक लेते हैं उसमें हमारी ये वाली OSP दी थी। तो इस चैप्टर की जो है वो पिक्चर जो है वो OSP के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं इनामल के ऊपर। अच्छा देखिए बच्चों, बर्कोविट्ज़ का मसला सबसे बड़ा ये है कि OB का पेपर आपको पता है कि आसान तो बनता ही नहीं, कभी भी नहीं आसान बनेगा। हर साल जो है उसने जो है वो बच्चों को डराना होता है OB ने। तो बर्को, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास बर्कोविट्ज़ की लाइंस आती हैं, यानी जब पास पेपर से हम सॉल्व करते थे तो उसके बाद हम वो चीज़ जब बुक में ढूंढते थे तो एज इट इज़ वो लाइन लिखी हुई होती थी बर्कोविट्ज़ की, तो हम फिर वही कर होते थे कि यानी पूरी पूरी लाइन जो है आती हैं। ठीक है, हमारे पेपर में जो है वो क्रिस्टल की लेंथ पूछी हुई थी। अब ये नहीं मुझे याद कि कौन सी वाली पूछी थी, लेकिन प्रिज्म की जो है वो लेंथ जो है वो पूछी हुई थी, सॉरी इनामल क्रिस्टल की जो है वो लेंथ हमसे पूछी हुई थी पेपर में। तो अब वही बात है कि अब जाहिर सी बात है कौन इनामल क्रिस्टल की लेंथ जो है वो पढ़ के जाता है। तो इसके जो है वो बाकायदा जो है वो पूरे पूरे एज इट इज़ लाइनें आती हैं। अच्छा बच्चों, इसमें आपको 100 शेयर्स बैंड के बारे में पता होना चाहिए, ए प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक एनामल क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, और इंक्रीमेंटल लाइंस, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये तो मोस्ट फेवरेट सवाल होता है एग्जामिनर्स का, वो लाजमी पूछते हैं। डेड ट्रैक्स भी आपको पता होने चाहिए कि डेड ट्रैक्स हमारे पास क्या होता है, और न्यूनेटल लाइन, ठीक है, ये लाजमी पूछा जाता है न्यूनेटल लाइन क्या होती है इनेमल में। अच्छा जी यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कि एक चार्ट लिखा हुआ है बॉक्स 7.1 में, जिसमें आपको जो है वो 3 डिफरेंसेस बताए हुए हैं, क्रॉस सेक्शन, इनामल स्टर और न्यूनेटल लाइन। तो इन तीनों के जो है वो डिफरेंस आपने लाजमी करके जाने हैं। अच्छा जी, डेंटो एनामल जंक्शन से, हाँ बस ये मुझे याद है कि हमारे लास्ट ईयर के जो OSP है डेंटो एनामल जंक्शन से एक आई थी OSP, लेकिन वो इसमें नहीं, डेंटीन में ज़्यादा अच्छी डिस्कस की हुई है, तो हम डेंटीन में ही जो है वो बात करेंगे, बल्कि नहीं यहीं पे की हुई है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या था, OSP की आई थी कि यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाली पिक्चर, तो ये पिक्चर नहीं रखी हुई थी हमारी OSP में, लेकिन इससे रिलेटेड कोई दूसरी पिक्चर थी, क्योंकि ये भी मसला होता है कि OB में वो पिक्चर्स नहीं रखी होती जो आपकी बुक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो कोई और ही पिक्चर्स होती हैं, तो ये वाली पिक्चर रखी हुई थी, लेकिन चूँकि हमने पढ़ा हुआ था तो हमें पता था कि इसमें जो है, तो जो एग्जामिनर थे वो हमें पूछ रहे थे कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, तो हमने बता देते कि इसमें डेंटो एनामल जंक्शन आ रहा नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि क्या क्या था, हमने बता दिया कि इनामल स्पिंडल्स, इनामल टर्फ और इनामल लैमिला है। फिर इनकी जो थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस पूछी, और उसके बाद आखिरी सवाल उन्होंने मुझसे ये किया कि आप बताएं कि डेंटो इनामल जंक्शन में कौन सा पैटर्न जो है वो मौजूद होता है। तो मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था कि स्कैलप पैटर्न जो है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए मुझे अभी तक याद है कि स्कैलप पैटर्न जो है वो डेंटो इनामल जंक्शन में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी जो है हमारी लास्ट ईयर की OSP में आई थी। अच्छा, आपको क्लिनिकल कंसिडरेशन नहीं करने की ज़रूरत, हाँ इनेमल पर्ल्स बच्चों लाजमी पढ़ के जाना। इनेमल पर्ल्स पास्ट पेपर में बहुत बार सवाल आए हुए थे कि इनेमल पर्ल्स जो है वो क्या होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ इनेमल में। देखिए इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ इनेमल जो है वो मैं पढ़ के गई थी, लेकिन मैंने कोई ख़ास MCQs जो है वो इस चैप्टर से नहीं देखे, अब तक कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि पेलिकल क्या होता है, स्लाइवा का जो है वो क्या रोल होता है हमारे पास, और जो है डेंटल प्लैक क्यों फॉर्म होता है। तो ये सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग लेयर सिर्फ वो होती है कि जब इनेमल हमारे पास इरप्ट हो रहा होता है, तो उस वक्त जो लेयर फॉर्म होती है उस क्राउन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जो है वो हम इन्वेस्टिंग लेयर जो है वो कहते हैं। डेंटीन पहले बच्चों लास्ट ईयर का जो हमारा पेपर था ना, वो डेंटीन से भरा पड़ा था, यानी उस पर डेंटीन रहता था कि आपको, अच्छा इस वीडियो के एंड में जो है मैं पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूँगी, तो एंड तक जो है बच्चों वीडियो देखना लाजमी। कि अगर आपको पता है कि हमारे 50 जो है वो हिस्ट्री के 50 मॉर्फो के आते हैं, तो हमारे पेपर में आई थिंक जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो डेंटीन से ही था, और डेंटिनोजेनेसिस जो आखिर में आ गएगा मीलोजेनेसिस से रिलेटेड, तो हमारे पेपर में तो बाकी क्वेश्चन उसी में से थे। इसमें हमारे पास डेंटिनल ट्यूबुल की लेंथ पूछी हुई थी, और सबसे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा हुआ था कि जो है हमारे पास इसकी कॉम्पोजिशन पूछी हुई थी कि 70% जो है वो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है। हाँ, और ये कंटूर लाइंस ऑफ ओवेंस भी पूछी हुई थी, इसका भी हमारे पास MCQs आया था। और हमारे पास टर्शरी डेंटिन से काफ़ी सारे सवाल आए थे। टर्शरी डेंटिन से जो है वो हमारे पास रेपरेटिव डेंटिन और रिएक्शनरी डेंटिन जो है ये सब कुछ पूछा हुआ था।
और ये बच्चों चार्ट लाजमी करके जाना। 9.2 इसमें जो है टाइप्स ऑफ डेंटिन और उनकी जो है वो लोकेशन बताई हुई कि कौन सी जो डेंटिन वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेंटिन में बेसिकली ये बात लिखी हुई कि स्कैलोप आर्किटेक्चर प्रेजेंट होता है, जबकि ये डायग्राम हमारे पास इनेमल में गिवन है। ग्रैनुलर लेयर में आपको बताना चाहिए कि हाइपो मिनरलाइज लेयर होती है और ट्री टॉप अपीयरेंस होती है। और हाँ, यहाँ पे भी इसकी इंक्रीमेंटल लाइन से जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि शॉर्ट पीरियड कौन सी होती है और लॉन्ग पीरियड कौन सी होती है। लॉन्ग पीरियड एड्रेसेंस लाइन्स होती है। आई थिंक ये सवाल जो है हमारे लास्ट ईयर के पेपर में आया था। इंक्रीमेंटल लाइन्स तो बच्चों लाजमी करके जानी है, जिसकी भी है आपने लाजमी करके जानी है, क्योंकि उससे सवाल जो है वो आते हैं। ये टर्शियरी डेंटिन से मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो है वो आते हैं। डेड ट्रैक्स के भी आया था सवाल। डेड ट्रैक्स की तो एज इट इज़ डेफिनेशन लिखी हुई थी कि एम्बिटी ट्यूब्यूल्स हैं तो क्या कहलाएंगे, तो डेड ट्रैक्स कहलाएंगे। मैं बता रही हूँ कि डेंटिस्ट में बहुत सारा हमारा जो है वो सवाल आए थे। बस इसकी भी आपको जो है वो क्लिनिकल कंसिडरेशन नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं डेंटल पल्प। बच्चों डेंटल पल्प जो है वो एक बहुत आसान टॉपिक होता है। ठीक है, और अगर मैंने जो है कभी इससे सवाल देखे हैं पास पेपर से, तो बस वो जो है वो इसके सेल से आए हैं कि कौन से टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से जो है इनके फंक्शन हैं। तो बस सेल्स को इसके लाजमी अच्छे से करके जाना। और ये वाली डायग्राम हॉस्पिटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोन्स ऑफ डेंटल पल्प जो है वो आपको पता होने चाहिए। एक हमारे पास सवाल आया था पास पेपर में, मैंने देखा था कि वो डिफेंस सेल्स पूछे हुए थे, नीचे बहुत सारे डिफेंस सेल्स लिखे हुए थे और उसमें पूछा था कि कौन सा डिफेंस सेल्स ऐसा है जो डेंटल पल्प में प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन में जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें जो होगा, जो नहीं मौजूद, क्या बोल रही हूँ मैं, यानी जो यहाँ पे मौजूद है ना कौन कौन से लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये सब मौजूद हैं। तो जो मौजूद नहीं है इसमें वो आप ऑप्शन में टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए रश्कोव प्लेक्सस। ठीक है, ये भी आता है सवाल, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है हमारे पास। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ना हमेशा आता है वो हमारे पास ये रहा। एज रिलेटेड एडी में ये पूछा हुआ है कि जो हमारे पास ओल्डर पल्प होता है वो हमारे पास लेस वेस्कुलर और मोर फाइब्रस होते हैं। ये तो बस मैंने जितनी बार देखा है ना इस क्वेश्चन को, और पेपर में भी लाजमी आता है, ये तो बहुत पूछा जाता है। ये जो है पाइप से इतना ही। इसका सीमेंटम में बच्चों, इसकी सीमेंटम की जो है वो क्लासिफिकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी जो वीडियो अपलोड की सही मैंने क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है। तो क्लासिफिकेशन से जो है वो आते हैं एमसीक्यूज़। इसके बाद जो आपको एसेलुलर और सेलुलर सीमेंटम का फ़र्क पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस इससे जो है इतना ही। इसके बाद हम आ जाते हैं पीडीएल में। ठीक है बच्चों, पीडीएल जो है इसमें जो है पीडीएल फाइबर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके वाइवा में भी पूछते हैं, उसमें भी पूछते हैं और बीसीक्यू भी आते हैं। इसके अलावा शार्पीस फाइबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पेनिट्रेट करते हैं। और एक्सिटेलिन एंड एलेनिन, मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से देखे हैं पास्ट पेपर में। बच्चों यहाँ पे जो है आपके पास जो सेल्स डिस्कस किए हैं ना, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और एपिथेलियल सेल्स, ये लाजमी पढ़ के जाना। इनसे भी जो है वो सवाल आ जाते हैं। कुछ छोटी छोटी बॉर्डर्स, कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्रश बॉर्डर्स, हॉर्शिप्स लड़कियों ने, तो इनसे जो है वो सवाल जो है वो आ जाते हैं। तो जी अब हम आ जाते हैं एल्विलर बोन में। एल्विलर बोन जो है इससे काफ़ी इतने सवाल मैंने नहीं देखे, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका एनाटॉमी में भी आ जाता है। लेकिन जो इसका बोन रिमॉडलिंग है और इसके सेल्स हैं, ठीक है, आगे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें इसके सेल्स के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। वो चार्ट आपने लाजमी करना है, ये वाला चार्ट। ठीक है, ये लाजमी करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर इसका कोई है तो बोन रिमॉडलिंग का टॉपिक है। हमारे पेपर में रिवर्सल पूछा हुआ था और एज इट इज़ ये लाइंस पूरी लिखी हुई थी और रिवर्सल्स का आंसर था कि जो है हमारे पास सेसेशन ऑफ रिजॉर्प्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट बाय एपोप्टोसिस और माइग्रेशन जो है वो किसमें होते हैं, तो वो रिवर्सल फेस में होती हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से टॉपिक। फिर हम आगे चलते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, ओरल म्यूकोजा। बच्चों ओरल म्यूकोजा जो है मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगता था। पूरी अगर हिस्टोलॉजी में जो कुछ सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है तो वो ओरल म्यूकोजा ही लगता है। यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट फेवरेट सवाल आता है वो उसकी एग्जाम्पल से आता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लास्ट में पूछते हैं कि नॉन कैरेटनाइज या कैरेटनाइज में कौन सी जो है वो एग्जाम्पल्स आ रही होती हैं। यहाँ पे एक चार्ट होगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि कौन सी जो है, एक मिनट देख लो, हाँ ये रहा। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन लिखी हुई है और आगे लिखा हुआ है कौन से इसमें कैरेटनाइज है, कौन सी नॉन कैरेटनाइज है। ठीक है, तो अगर ये चार्ट आपको सिर्फ यहाँ तक भी याद है तो आपके लिए जो है वो
इनफ है, लेकिन इसकी एग्जांपल्स जो है वो लाजमी आती है बच्चों। एग्जांपल्स को बहुत अच्छी तरीके से करके जाना। और इसके अलावा केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज की लेयर, ठीक है, वो जो है वो आपने जो है वो लाजमी करके जानी है। इसके अलावा ये वाली पिक्चर हमारी ऑस्पी में आई थी, तो इसमें एक एमसीक्यूज मुझे याद है कि जी आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जिंजाइवल सल्कस है, तो इसकी एपिथीलियम पूछी हुई थी आई गेस, तो शायद सर्क्यूलर एपिथीलियम ऑप्शन था, तो मैंने वही टिक किया था, लेकिन ये हमारी ऑस्पी में आई थी। अच्छा हाँ, मैंने एक बात नहीं आपको बताई, सीमेंटम में हमारा एक जो ऑस्पी आई थी बर्ड जॉइंट वाली, वो वहाँ से देख लेना, क्योंकि वो सीमेंटम की और इनामल की अटैचमेंट थी, तो वो हमारे पास बर्ड जॉइंट पे हो रही थी, तो वो ऑस्पी जो है वो हमारी आई थी ये वाली, ठीक है, ये वाली ऑस्पी भी आई थी। और जिंजाइवल फाइबर्स बच्चों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जो है वैसे कभी कोई एमसीक्यूज नहीं देखा, लेकिन आप फिर भी जो है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना सर्कुलर फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, इनको जो एक दफ़ा देखकर लाजमी चले जाना, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आराम से मैंने आपको पढ़ाया भी था, और इसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो इंटरलोब्यूलर और इंट्रालोब्यूलर से जो है वो आते हैं। हमारे पेपर में भी था कि आई थिंक 2 डक्ट्स लिखी हुई थी, पूछी गई थी कि इंट्रालोब्यूलर है या इंटरलोब्यूलर है, तो वहाँ से जो है वो आते हैं। और एक और एमसीक्यू पूछा हुआ था कि कौन सी डक्ट है जिसमें जो है वो हमारे पास सॉल्ट की एक्सक्रीशन या पता नहीं सॉल्ट एक्सचेंज होता है या वाटर एक्सचेंज होता है, कुछ ऐसा सा एमसीक्यूज था ये, जहाँ पे उसकी जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह के एमसीक्यू जो है वो हमारे पास स्लेवरी ग्लैंड से जो है वो आते हैं। बाकी लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता है कि हमारे पास कौन सा है, और उसके बाद ये तो लाजमी करके जाना, ये तीनों डिफरेंसेस, तीनों ग्लैंड से जो है वो डिफरेंसेस जो है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम डेवलपमेंट वाले से आ जाते हैं बच्चों। जितने भी डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स हैं ना, ये आपके ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऑस्पी ज़्यादा पूछ जाती है, वाइवा ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जॉ जो है वो ऑस्पी में आया था। अगर बीसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो उसकी क्लिनिकल कंसिडरेशन है। मैंने आपको शुरू में अभी जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने बताया था कि क्लिनिकल कंसिडरेशन नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स में जो है वो हमारे पास क्लिनिकल कंसिडरेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली डायग्राम तो हमारी ऑस्पी में आई थी, एनबल की ऑस्पी में एज इट इज़ यही डायग्राम थी। अच्छा, तो क्लिनिकल कंसिडरेशन जो है उसमें से जो है वो बहुत सवाल आते हैं, चाहे जो भी डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पैलेट आ गई, तो इसकी यहाँ पे हमारे पास शेल्फ एलिवेशन, और यहाँ पे जो दूसरी हेडिंग है हमारे पास फ्यूजन ऑफ पैलेटल शेल्फ एलिवेशन, सॉरी शेल्फ। इससे हमारे पास जो है वो एक सवाल आया था कि कौन सी चीज़ नेसेसरी होती है शेल्फ एलिवेशन के लिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड मीसेनकाइमल सेलेक्टिविटी, ठीक है। इसका आंसर मुझे पता है कि एक ऑप्शन में लिखा हुआ था एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, एक में लिखा हुआ था मीसेनकाइमल सेलेक्टिविटी, और एक में दोनों लिखा हुआ था, लेकिन जो ऑप्शन था वो सी था, क्योंकि ये दोनों जो है वो नेसेसरी होती हैं शेल्फ एलिवेशन के लिए, ठीक है। और इसकी भी जो क्लिनिकल कंसिडरेशन है वो तो लाजमी जो है वो आपसे बीसीक्यू में पूछेंगे। जॉस में हमारे पास पिछले साल वाइवा में आया था, मैक्सिलरी की जो है मिस ने पूरी जो है वो पूछी थी कि कौन से ईयर से आप बताएं कि वो बनना फॉर्म होता है, कौन से ईयर तक जो है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है, और उसकी कार्टिलेजेस पूछे हुए थे, ठीक है। टंग और स्लेवरी ग्लैंड्स के पे आपको सबसे ज़्यादा नर्व इनर्वेशन लाजमी याद होनी चाहिए। नर्व इनर्वेशन पूछी जाती हैं हमारे पास टंकी के कौन से जो है वो एंटीरियर थर्ड को कौन सप्लाई देता है, और जो है वो उसका क्या रोल है, ठीक है। अर्ली तो डेवलपमेंट भी जो है मैंने आपको काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। इसमें आपको ये याद होना चाहिए कि 7th वीक से स्टार्ट होता है हमारे पास जो भी इनेमल ऑर्गन क्या है, उसकी लेयर्स कौन कौन सी, और हमारे पास तो जर्म और इनेमल ऑर्गन में क्या डिफरेंस है, ये आपको जो है वो लाजमी पता होने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कस्प किससे फॉर्म होता है, इनेमल का जो क्राउन है वो किससे फॉर्म होता है, इनेमल एपिथेलियम से जो है वो फॉर्म होता है। और आपको इनकी ये मतलब ये पता होनी चाहिए टाइम लिमिट कि लेट बेल स्टेज कब से कब तक चलेगी, और जो है हमारे पास क्या है बर्ड स्टेज कब स्टार्ट होती है, बेल स्टेज कब स्टार्ट होगी, कैप स्टेज कब स्टार्ट होती है, तो ये आपको जो है लाजमी पता होना चाहिए। इनेमल कौन, इनेमल स्पिंडल, ये जो है वाइवा में पूछते हैं। मैंने एक एमसीक्यू आई गेस इनेमल निच से रिलेटेड देखा था, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं अमीलोजेनेसिस से। बच्चों अमीलोजेनेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरा फेवरेट टॉपिक था लास्ट ईयर का। मैंने बहुत अच्छा ये टॉपिक पढ़ा था, और ऐसा हुआ था
कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारी ऑस्पी में आई थी। और ऑस्पी में कैसे आई थी कि टीचर ने मेरे हाथ में बहुत सारे कार्ड पकड़ा दिए थे और कार्ड में एक एक स्टेज बनी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था सैम्पल करके रखो। तो एक कार्ड में एक स्टेज देखकर जो है वो मैंने उसको सैम्पल करके जो है वो रखनी थी। इस तरह जो है हमारे जो है वो अमीलोजेनेसिस की ऑस्पी आई थी। तो इसको जो है आप लोग ने अच्छी तरह करना है, क्योंकि ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज पे जो है क्या होता है पिकेट फेंस अपीयरेंस। ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्पी है। ये हमारे मॉक एग्ज़ाम में आई थी, ये एनुअल में नहीं आई थी, लेकिन हमारी मॉक में जो है उन्होंने ये वाली ऑस्पी जो है वो दी थी। इसके बाद आपको ये बच्चों लाजमी पता होना चाहिए कि किस स्टेज में अमीलोब्लास्ट की शेप जो है वो कौन सी है। और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेंगे कि वो बस फंक्शन स्टेज का नाम लिखेंगे और आगे ये लिखेंगे कि स्टेज में क्या होता है। ये हमारे पास क्योंकि एक मैच्योरेशन फेज से जो है वो हमारे पास सवाल आया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है। अच्छा, ये प्रोटीन्स इनेमल प्रोटीन्स करने की तो ज़रूरत नहीं, ये नहीं पूछते। मैच्योरेशन फेज से हमारे पास सवाल आया था कि वो मतलब काम लिखा हुआ था कि ये हो रहा है, बताएं मीलोजेनेसिस की कौन सी स्टेज है, तो वो मैच्योरेशन फेज थी। देखिए आंसर्स याद रह जाते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं क्या आए थे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया अमीलोजेनेसिस। उसके बाद हमारे पास डेंटिनोजेनेसिस में ये डायग्राम भी ऑस्पी में आई थी, लेकिन ये डायग्राम नहीं थी, इसी से मिलती जुलती डायग्राम थी। तो वो जो मिस बैठी हुई थी वो पूछ रही थी बताएं क्या हो रहा है, तो फिर हमने बता दिया कि ऊपर तो अमीलोजेनेसिस हो रही है लेकिन नीचे डेंटिनोजेनेसिस हो रही है। उसके बाद ये दो क्या है बच्चों, ये तो वो स्टेम सेल्स हैं जो आगे जाके फ्यूचर में अगर हमारे पास डेंटिन हार्म हो जाता है तो उसके लिए टर्शरी जो है वो डेंटिन बनाते हैं। तो ये स्टेम सेल्स हैं और ये सारी जो है बातें वो मिस पूछ रही थी। डेंटिनोजेनेसिस से हमारे पेपर में तो काफ़ी सवाल आते हैं, लेकिन मैंने पास पेपर से इतने सारे सवाल जो हैं वो नहीं देखे। उसके अलावा बच्चों हमें आखिर में कह दिया गया था कि आपने जो है वो सीमेंटोजेनेसिस भी पढ़नी है और पीडियल फॉर्मेशन भी पढ़नी है। तो वो तो चीज़ें हम नहीं पढ़ के गए थे, क्योंकि एट द एंड हमें बस कह दिया था कि पढ़ कर जाना है, लेकिन हम नहीं पढ़ के गए थे। लेकिन एक सवाल हमारे पास आए थे, यानी कवर उन्होंने सारे चैप्टर्स किए थे लेकिन हम नहीं पढ़ के गए थे। यहाँ पे डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है बच्चों, इसको देख लेना। बच्चों ये तो हो गया हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न। आपको पता है बच्चों आपके जो है हमारे पास पेपर जो है वो 4 होते हैं। अच्छा, पहले जो है वो आपके सारे जो है वो MCQ एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। यानी आपका जो है चारों सब्जेक्ट के पहले चारों MCQ एग्ज़ाम होंगे, फिर उसके बाद थोड़े से गैप के बाद जो है वो आपकी ऑस्पी के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। अब इस सीक्वेंस से जो है वो आपके MCQs के एग्ज़ाम होते हैं, उसी सीक्वेंस से जो है वो आपके ऑस्पी के भी एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अगर पहला आपका फ़र्ज़ करें OB का है, दूसरा आपका जो है वो बायोकेमिस्ट्री का है, फिर आपका एनाटॉमी का है और फिर आपका फिजियो का है। तो आपके ऑस्पी के एग्ज़ाम भी इसी तरह होंगे कि पहला OB का ऑस्पी होगा, फिर बायोकेमिस्ट्री का होगा, फिर एनाटॉमी का होगा, फिर फिजियोलॉजी का होगा। लेकिन ऑस्पी जो है बच्चों आपकी 2 दिनों में होगी, यानी 1 से 50 रोल नंबर ऑस्पी वाले बच्चे पहले दिन ऑस्पी देने जाएंगे, फिर 50 से ऑनवर्ड्स 100 बच्चे जो है वो दूसरे दिन ऑस्पी देने जाएंगे। तो इसमें फ़ायदा होता है ग्रुप B को, दूसरे वाले ग्रुप को, कि उनको ज़्यादा मिल जाते हैं ऑस्पी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। वरना अगर 2 दिन के गैप के बाद ये बच्चे देने जा रहे हैं तो 3 दिन के गैप के बाद यही बच्चे पेपर देने जाएंगे। सो ये होता है। तो इसमें जो है आपके 100 MCQs आते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और उसके बाद आपकी ऑस्पी भी जो है बच्चों वो 100 मार्क्स की होती है। लेकिन आपको पता है कि आपकी ऑस्पी में हमारे पास कुछ वाइवा स्टेशन होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वाइवा तो आपको पता है एक स्टेशन 10 मार्क्स का होता है। अगर आपकी ऑस्पी में 4 वाइवा स्टेशन है तो 40 मार्क्स चले गए आपके वाइवा को। उसके बाद बचे 60 मार्क्स। तो ये 60 मार्क्स जो हैं ये आपके बाकी BCQ कवर करते हैं। अब वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेशन ही होते, लेकिन जब हमारी OB की ऑस्पी हुई थी तो हमारी OB के ऑस्पी में जो है वो 6 से 7 वाइवा स्टेशन थे, ठीक है। तो हमारे 70 जो है वो वाइवा पे पास गए थे और हमारे 30 जो है वो सिर्फ 20 MCQ थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्योंकि कुछ ऑब्जर्व स्टेशन भी उन्होंने रखे हुए होते हैं कि जो है आप इनको देख कर बताएं कि आपके सामने क्या पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह के भी स्टेशंस आ जाते हैं जिनको हम ऑब्जर्व स्टेशन कहते हैं। तो इस तरह का सीन होता है। अब जाहिर सी बात है जब आपका आखिर में GP बनकर आ रही होती है तो यहाँ पे भी आपके 100 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे भी 100 मार्क्स होते हैं। तो 50% यहाँ से लिया जाता है, 50% यहाँ से लिया जाता है और दोनों को मिलाकर जो है वो आपका फाइनल जो है वो स्कोर और फाइनल जो है वो आपकी GP जो है वो बनती है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है। मैंने कहा ये आपसे डिस्कस कर लूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो सकता है कुछ बच्चों को ना भी पता हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।